हाँ जी, तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स के एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं। आप आंसर दीजिएगा क्विकली, जल्दी जल्दी। चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं इसके। रेगुलेटिंग बॉडी इन केस ऑफ बैंक इज सेबी, आईआरडीए, आरबीआई या आईसीएआई। मुझे पता है सबका आंसर होगा आरबीआई, बिल्कुल सही। अब आप मुझे कुछ और आंसर दो। सेबी रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? सेबी रेगुलेटरी बॉडी है कौन सी एंटिटीज की? सेबी किसको रेगुलेट करती है? लिस्टेड एंटिटीज को। आईआरडीए किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस कंपनीज को। आईसीएआई किसको रेगुलेट करता है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन को। ठीक है, नो अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंड बेस्ड एडवांस? फंड बेस्ड एडवांस का क्या मतलब है? दो तरह के एडवांसेस होते हैं, एक फंड बेस्ड और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड एडवांस जहां पर मनी रिलीज्ड हो रही है, फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। और नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस जहां पर फंड रिलीज नहीं होते, नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस। टर्म लोन में फंड रिलीज होते हैं, जी हां। कैश क्रेडिट के अंदर फंड रिलीज होता है, बिल्कुल। डिमांड लोन में फंड रिलीज होता है, जी हां। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। अब आपको मुझे कुछ एग्जाम्पल देने हैं, किस चीज के? नॉन फंड बेस्ड के। बताइए नॉन फंड बेस्ड के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? कराया हुआ है मैंने ये टॉपिक आपको। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज के एग्जाम्पल। सब भूल जाते हूं। जवाब आया प्रिया का, बिल्कुल ठीक। एक एग्जाम्पल तो बिल्कुल ठीक आ गया, बैंक गारंटी। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा? लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, बिल्कुल ठीक। रोहन बेटा कैश क्रेडिट में तो फंड रिलीज होते हैं। कैश क्रेडिट इज अ फंड बेस्ड फैसिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए? अच्छा चलो, एनपीए की जो क्लासिफिकेशन है वो किस में है? सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस में। तो इसका आंसर आएगा इंपेयर्ड। सब स्टैंडर्ड कब बनता है? जब एक अकाउंट ओवर ड्यू हो जाता है या आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए, स्पेसिफिक पीरियड कितना है? स्पेसिफिक पीरियड कि जिसके ओवरड्यू होने के बाद इतने दिनों के बाद ये अकाउंट एनपीए बनेगा। मुझे ये पीरियड पूछना है आपसे। जब एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं तो चैप्टर की रिवीजन इसी बहाने हो जाएगी। कितना पीरियड है जिसके ओवरड्यू होने के बाद ये क्या बन जाएगा? एनपीए। राइट प्रिया, 90 डेज की जगह बेस्ट वर्ड आएगा एक्सीडिंग 90 डेज। एक्सीडिंग 90 डेज। और सबसे पहले एक अकाउंट है रेगुलर, उसके बाद वो हुआ इररेगुलर, मींस ओवरड्यू होना शुरू हो गया, ओवरड्यू।
और 90 डेज ओवर ड्यू पर वो एनपीए बना सब स्टैंडर्ड। जब एक अकाउंट ओवर ड्यू हो गया बट एनपीए में क्लासिफाई नहीं हुआ, अकाउंट ओवर ड्यू हो गया, अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया बट स्टिल नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए, उस स्टेज में अकाउंट को क्या नाम दिया जाता है? उस स्टेज में अकाउंट को क्या नाम दिया जाता है? बताइए। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। जो असेट सब स्टैंडर्ड 12 महीने से ज्यादा हो गए वो क्या बन गया? डाउटफुल बन गया। लॉस असेट जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, लॉस असेट ईदर बाय बैंक और बाय इंटरनल ऑडिटर और बाय आरबीआई इंस्पेक्शन टीम। मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया, बच्चे शायद भूल गए हैं। रेगुलर और एनपीए के बीच में जो ये ओवर ड्यू का पीरियड है 90 दिनों का, इस दौरान इस अकाउंट को क्या नाम दिया जाता है? भूल गए क्या? ये तो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था भूल जाओगे। हां, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आप, स्पेशल मेंशन अकाउंट। राइट प्रिया, स्पेशल मेंशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस आर यूजुअली डन एट विच स्टेज ऑफ बैंक ऑडिट? जब ऑडिट प्लान डेवलप किया जा रहा है उस स्टेज पर एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस होती है। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बैंक करता है खुद थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। LFAR इज टू बी सबमिटेड बिफोर 30th of June। अच्छा, LFAR का कंटेंट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? LFAR का कंटेंट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? इसका जवाब और दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, आरबीआई करेगा, बैंक खुद करेगा या बैंक की ऑडिट कमेटी करेगी? बैंक की ऑडिट कमेटी करेगी। जवाब दिया है रोहन ने, बिल्कुल ठीक सर, आरबीआई करेगा। ठीक है। यदि फ्रॉड होता है लेस देन 1 करोड़ रुपए का तो ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? बैंक की बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को? ये तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स के हिसाब से है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी बताओ जी। Which of the following is a non-fund based facility sanctioned by any bank? Non-fund based facility अभी कराया था बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट, अभी ऊपर कराया भी था, ये रहा। चलो आगे, ड्रॉइंग पावर इन केस ऑफ कंसोर्शियम एडवांसेस कौन कंप्यूट करेगा? ड्रॉइंग पावर इन केस ऑफ कंसोर्शियम एडवांसेस कौन कंप्यूट करेगा? बताइए जी। कंसोर्शियम एडवांसेस कौन से होते हैं? वो एडवांसेस जो एक से ज्यादा बैंक्स ने मिलकर के दिया है। तो कंसोर्शियम एडवांसेस के केस में जब कंबाइंड फंडिंग जाती है तो उसकी कंप्यूटेशन और लीड बैंक के जो अलावा बाकी मेंबर्स हैं उनको कौन बताएगा? राइट, बिल्कुल सही जवाब आया है सभी का, लीड बैंक। ये काम सारा लीड बैंक का है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लूं कंसोर्शियम में।
कंसोर्शियम बैंक एडवांसेस के अंदर एनपीए क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होगी? बेस्ड ऑन रिकवरी बाय इंडिविजुअल बैंक्स, based on instructions of lead bank, based on discretion of audit committee, based on discretion of audit committee। बताइए एनपीए की क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर होगी? इन केस ऑफ कंसोर्शियम एडवांसेस, इंडिविजुअल बैंक्स की रिकवरी के बेसिस पर हर एक बैंक अपने हिसाब से देखेगा, या ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लीड बैंक, जो लीड बैंक ने कहा उसके बेसिस पर, या ऑडिट कमेटी के डिस्क्रिशन पर। एनपीए क्लासिफिकेशन, लीड बैंक के यहां पर रिकवरी टाइम पर नहीं आ रही और लीड बैंक ने कहा सारे बैंक एनपीए कर दो, क्या सारे बैंक एनपीए कर देंगे? उनके यहां रिकवरी टाइम पर है? नहीं, सारे बैंक एनपीए नहीं करेंगे। जवाब आपका बिल्कुल सही आया, इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के बेस पर फैसला होगा। आगे बढ़ते हैं। मिसिज रीमा अवेल्ड अ पर्सनल लोन फॉर हर बुटीक 5 लाख, एक व्हीकल लोन फॉर परचेज एन एक्टिवा स्कूटर फॉर ₹60,000। शी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग EMI ऑफ एक्टिवा लोन, बट पर्सनल लोन की कोई पेमेंट नहीं की, बट नॉट मेड एनी पेमेंट ऑफ टुवर्ड्स द पर्सनल लोन। बताइए कौन सी फैसिलिटीज को एनपीए किया जाएगा? पर्सनल लोन एनपीए होगा, एक्टिवा लोन एनपीए होगा, या जो दोनों में से ज्यादा है वो एनपीए होगा, या ये तीनों गलत है, दोनों ही लोन एनपीए होंगे। क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज चलती है, फैसिलिटी वाइज नहीं चलती। यदि एक पर्सन का एक लोन एनपीए हो गया तो उस पर्सन के सारे लोन एनपीए करे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ बैंक? पॉलिसी ऑफ इनकम रिकॉग्निशन should be objective, should be subjective, may be objective or subjective, should be objective based on record of recovery rather than on any subjective consideration. Yes, कोई biasness नहीं होनी चाहिए, it should be based on the recovery rather than any biased consideration. Subjectivity involved नहीं होनी चाहिए, कोई सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। Which of the following is correct? As per section so and so, balance sheet and P&L account of a banking company should be audited by a firm of chartered accountant only. इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी होता है। बैलेंस शीट एंड P&L शुड बी ऑडिटेड बाय अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही, जो पर्सन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 141 एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, उस पर्सन को ही आप ऑडिटर बना सकते हैं। सीएजी ऑडिटर ऐसा नहीं है, बैंकिंग लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं है। जो कंपनीज का ऑडिटर बनने की कंपिटेंसी रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, वो ए लिमिटेड को कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेल हुई है 20 लाख रुपीस की एज अगेंस्ट इट बुक डेट फर्निश्ड एज द सिक्योरिटी। What kind of security creation it is?
जनरली वैसे तो डेटर्स के केस में हाइपोथिकेशन होती है, बट हाइपोथिकेशन की तो क्वेश्चन ने कोई ऑप्शन ही नहीं दी। सोचकर देखिए क्या होगा। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिल रहा हो तो ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है, और ऑल्टरनेट में रिजेक्शन करना शुरू करिए। क्या प्लेज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता प्लेज। तो प्लेज में तो फिजिकल ट्रांसफर होता है गुड्स का। मोर्टगेज हो सकता है? नहीं, मोर्टगेज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। हां, क्या असाइनमेंट हो सकता है? आप एक असेट के राइट ट्रांसफर कर दो किसी दूसरे को। जी हां, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर असाइनमेंट इज पॉसिबल। तो इसका आंसर असाइनमेंट। ऑडिटर शुड क्लासिफाई क्रेडिट कार्ड अकाउंट एज एनपीए कब? इफ डैश अमाउंट ड्यू एज मेंशन इन द क्रेडिट कार्ड इज नॉट पेड विद इन। एनपीए बनाने के लिए यहां तो आएगा 90 डेज, और क्रेडिट कार्ड में होता है स्टेटमेंट में एक मिनिमम अमाउंट। तो जो मिनिमम अमाउंट क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एज ड्यू दिखाया गया है, यदि वो पे नहीं हुआ देन क्रेडिट कार्ड को एनपीए बना दिया जाएगा। ड्रॉइंग पावर किसके साथ एसोसिएटेड है? वर्किंग कैपिटल लिमिट के साथ। और वर्किंग कैपिटल लिमिट के एग्जाम्पल कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। अब देख लो इसमें से आंसर आ गया कैश क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर पार्ट ऑफ एन एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग स्टेट्यूटरी ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक. It is noticed that branch has sanctioned a cash credit limit for working capital to a proprietorship. प्रोप्राइटर ने अपना रेजिडेंशियल हाउस मोर्टगेज किया बाय डिपॉजिटिंग द टाइटल डीड. आपको बताना है 279 स्टॉक, कॉलम एक्स और वाई को मैच करना. स्टॉक हमेशा प्राइमरी सिक्योरिटी होता है. स्टॉक इज ऑलवेज प्राइमरी सिक्योरिटी. रेजिडेंशियल हाउस कोलेट्रल सिक्योरिटी है. कोलेट्रल सिक्योरिटी क्रिएशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस. रेजिडेंशियल हाउस की सिक्योरिटी टाइटल डीड को डिपॉजिट करके हुई है, और टाइटल डीड का डिपॉजिट दैट इज नोन एज इक्विटेबल मॉर्टगेज. डेटर्स ऑफ द फर्म, फर्म के डेटर प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए. मोड ऑफ सिक्योरिटी क्रिएशन फॉर स्टॉक एंड डेटर, स्टॉक एंड डेटर्स का सिक्योरिटी क्रिएशन हाइपोथिकेशन की फॉर्म में होता है. अब ढूंढ लो 1 का ए तो सभी में है, 2 का ई है इसमें, 3 का डी दोनों में ही है, 4 का ए यहां गलत हो गया. बी आंसर. लेटर ऑफ क्रेडिट and foreign bills purchased and discounted, they are examples of. letter of credit non fund based है, और foreign bills purchased, बिल परचेज करते हो तो पैसा देना पड़ता है, फंडेड फैसिलिटी है. सो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. अच्छा, अब इस चैप्टर के कुछ करेक्ट इनकरेक्ट भी डिस्कस कर लें. वैसे तो वो आपको करने होते हैं, बट रीसेंट एग्जाम के आरटीपी एमटीपी वगैरह के मैं कंसीडर कर लेता हूं. लास्ट के 3-4 मैं कर रहा हूं, बाकी आपका होमवर्क.
कोलेट्रल सिक्योरिटी, दो तरह की सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी, कोलेट्रल। प्राइमरी सिक्योरिटी जिस असेट के अगेंस्ट एडवांस लिया गया है उसको जनरली प्राइमरी सिक्योरिटी रखा जाता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी फर्दर सिक्योरिटी के लिए। इट रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन जिसके अगेंस्ट क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है। ये तो प्राइमरी सिक्योरिटी है। दिस इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। दिस इज सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, नो, ये एडिशनल होती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी तो एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। जैसे जो अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया था उसमें स्टॉक और डेटर वो प्राइमरी सिक्योरिटी थे और मॉर्टगेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस दैट वाज कोलेट्रल सिक्योरिटी। A loan granted for short duration crops will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season. Overdue for one crop season ये long duration crop में होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर एनपीए की क्लासिफिकेशन आती है यदि ओवर ड्यू है बाय 2 क्रॉप सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में एनपीए बनेगा यदि ओवर ड्यू है बाय 2 क्रॉप सीजन। इनकरेक्ट। इट मे बी इंश्योर्ड दैट डीपी इज कैलकुलेटेड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई। डीपी की गाइडलाइंस तो कंपनी का बोर्ड बनाता है, बैंक का बोर्ड बनाता है। एंड एग्रीड अपॉन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये तो बात ठीक है। स्पेशल कंसीडरेशन नीड नॉट बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर स्टॉक की वैल्यू में से लेस होते हैं। स्टॉक में से सन्ड्री क्रेडिटर को लेस किया था तभी तो पेड स्टॉक निकला था। तो ये तो गलत है। यहां आरबीआई की जगह बीओडी आना था और यहां नोट वर्ड नहीं आना था। बाकी इसके 10-12 क्वेश्चंस और हैं, ये आप ट्राई करिएगा। एमसीक्यू मैंने सारे करा दिए, करेक्ट इनकरेक्ट में 3-4 मैंने कराए हैं, बाकी आपका होमवर्क है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो टेस्ट मैं शेड्यूल्ड करूंगा वो टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पर दें और किसी वीक में कोशिश करिएगा, किसी भी वीक में यदि टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, कोई चैप्टर तैयार नहीं किया है, देन तब भी रेंडमली किसी भी दिन एक हफ्ते में एक दिन जरूर कोई भी चैप्टर उठाकर उसका टेस्ट का प्रिंट आउट लेकर के उसके सॉल्यूशन बेशक देख करके लिख लेना। जब लिखने बैठोगे ना कुछ लर्निंग तो अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फाइनल में, रिवीजन में, इफ इट इज लाइव। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और जल्दी ही आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज और रिवीजन वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलो आज हमारा लास्ट लाइव क्लास है, उसके बाद लाइव क्लास शेड्यूल्ड तो नहीं है, रिकॉर्डिंग सेशंस होंगे, बट लाइव क्लास कोई शेड्यूल हुई तो मैं आपको टेलीग्राम में मैसेज दे दूंगा। बट जो नॉलेज फोरम है उसके रेगुलर टच में रहिएगा, उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए या क्लास नोट्स की फॉर्म में, और भी कुछ चीज प्लान कर रहा हूं, शायद जल्दी ही आपको उस नॉलेज फोरम पर देखने को मिलेगी। राइट, तो लास्ट लाइव क्लास है आज हमारी, वैसे ये एज पर शेड्यूल, बट कोशिश करूंगा जल्दी ही कुछ और लाइव क्लासेस को प्लान करने की। विश यू द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।